मैजिकल बाम्बू ब्रिज। एक रात में ही नदी पर बाम्बू का पुल सुंदर ने बांध लिया। यह देखकर गांव का जमींदार तिलमिला उठा और उस पुल को तोड़ने की वो कोशिश करने लगा। पर क्या जमींदार वो पुल तोड़ पाएगा? और क्यों वो तोड़ना चाहता था? उस चक्कर में जमींदार की क्या हालत होती है, आइए देखते हैं इस कहानी में। रामपुर नाम के एक गांव में सभी लोग खेती करते और अनाज को बाजार ले जाकर बेचते। यही उनका एकमात्र व्यापार था। अनाज को बाजार बेचने के लिए वो जमींदार की लॉरी का इस्तेमाल करते थे। जमींदार हर बार लॉरी का किराया बढ़ाता ही जाता था। उसी तरह गांव के बाहर स्कूल जाने के लिए जमींदार के ही स्कूल बस का इस्तेमाल करना पड़ता था। इस वजह से जमींदार को काफी मुनाफा मिलता था। उसी गांव में बाजीराव नाम का एक किसान रहता था, जिसे ये सब कुछ पसंद नहीं था। एक बार वो अपने मित्र गजानन से कहता है, अरे गजानन, जमींदार तो हमेशा लॉरी का किराया बढ़ाता ही जा रहा है। वो हमारी मजबूरी का फायदा उठाता है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है और ना ही जमींदार से बगावत कर सके। हाँ, पर नदी पर पुल बांधने से बाजार जाने तक का मार्ग तो नजदीक हो जाएगा ना। उससे कम किराया तो कम हो जाएगा और पुल की वजह से बच्चे भी आसानी से स्कूल जा सकेंगे। पर वो पुल ये जमींदार थोड़ी ना होने देगा। पुल बांधने से तो उसका ही नुकसान हो जाएगा। जमींदार को ये अच्छे से पता है, इसलिए वो पुल बांधने ही नहीं देता। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? हमें कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा कहकर बाजीराव सरकारी दफ्तर जाता है और पुल बांधने के लिए अर्जी करता है। सरकारी दफ्तर से एक इंजीनियर सर्वे करने आता है। वो नदी का सर्वे करते रहता है। तब जमींदार वहां आकर कहता है, पुल बने या ना बने, पर मैं आपकी लाइफ जरूर बना सकता हूं। बस पुल की नामंजूरी हो ऐसी रिपोर्ट बनाओ, तुम्हें पैसे से नहला दूंगा। इंजीनियर भी लालच में आकर गलत रिपोर्ट बनाता है और पुल को नामंजूरी मिलती है। जमींदार को बाजीराव के बारे में सब पता चलता है। तब वो उसके पास जाता है और कहता है, क्यों रे बाजीराव, बड़ी चर्बी चढ़ी है तुझे। तुम्हारी सारी चर्बी उतारनी होगी ताकि बाकी के गांव वालों को भी सबक मिल सके। जमींदार अपने आदमी से कहकर बाजीराव को पिटवाता है और गांव वालों को धमकाकर वहां से चला जाता है। जब ये बात बाजीराव के बेटे मधु को पता चलती है, तो वो अपने पिताजी का हाल देखने शहर से गांव आता है। बाजीराव मधु को सारी बात बताता है। तब मधु कहता है, अब तो पिताजी नदी पर पुल बांधना ही पड़ेगा, कैसे भी करके। बेटा, तुम इस मामले से दूर ही रहो। जमींदार बड़ा खतरनाक है। वो तुम्हें भी पिटवाएगा बेटा। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन मधु बाजीराव की बात नहीं सुनता और वो नदी किनारे जाता है। नदी का किनारा बहुत गंदा रहता है। चारों तरफ कचरा ही कचरा होता है। उस नदी के किनारे कुछ बाम्बू के पेड़ लगे हुए थे। तब मधु को एक आइडिया आता है और कुछ गांव वालों को बुलाकर वो उनसे कहता है, सुनिए गांव वालों, ये क्या नदी का हाल किया है। ये पानी हमारे घर तक आता है, जिसे हम अपने रोज के कामों में और पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो हम नदी का कचरा साफ करते हैं और बाद में हम सब मिलकर इस बाम्बू से पुल बनाते हैं नदी पर। क्या कहते हो? यह सुनकर गांव वाले खुश हो जाते हैं और कोई तो है जो उनकी मदद कर रहा है, ये सोचकर काम करने लगते हैं। पर जब ये बात जमींदार को पता चलती है, तब जमींदार तुरंत उस जगह पहुंचता है और वो कहता है, खबरदार गांव वालों, जो किसी ने भी इसकी मदद की तो तुम सबको पता है मैं क्या कर सकता हूं। अपनी जान प्यारी है या नहीं? जमींदार की धमकी से सारे गांव वाले डर जाते हैं और मधु को मदद ना करते हुए वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। बेचारा मधु अकेला पड़ जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। पूरा दिन मेहनत करके मधु अकेला नदी का सारा कचरा साफ कर देता है। काम करते करते रात हो जाती है। उसकी मेहनत से नदी का पानी भी साफ हो जाता है। तभी इतने में नदी के पानी से जल देवी प्रसन्न होकर ऊपर आती है और वो कहती है, मधु, आज तुम्हारे वजह से मैं बहुत खुश हो गई। इतने सालों की गंदगी तुमने साफ कर दी। कहो मधु, तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए? हे जल देवी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर देना ही है तो इस नदी पर एक पुल बनवा कर दो।
तथास्तु। ऐसा कहते ही जल देवी नदी पर बांबू का पुल बांध देती है, जिससे मधु बहुत खुश हो जाता है और गांव वालों की समस्या भी दूर हो गई रहती है। दूसरे दिन ये बात सारे गांव में फैल जाती है। बांबू पुल देखने सारे गांव वाले नदी किनारे आते हैं और सब मधु का गुणगान गाने लगते हैं। जमींदार उस बांबू पुल को देखकर तिलमिला उठता है। आखिर एक रात में तुमने ये पुल कैसे बांध लिया? ऐसा कहकर वो अपने आदमी से पुल को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बांबू स्टिक अपने आप हवा में उड़कर उस जमींदार को मारने लगती है। जमींदार के होते ही उसके आदमियों को भी वो बांबू मारने लगता है। ये सब देख के वहां से वो भाग जाते हैं और इस तरह जमींदार उस दिन के बाद गांव वालों को कभी परेशान नहीं करता और ना ही वो उस पुल के पीछे रहता है। इस तरह से सारे गांव वाले उस पुल का उपयोग करके अपने काम आसान कर लेते हैं। मिनी ब्रिक हाउस। एक गांव में संतोष नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास ना रहने के लिए घर था और ना ही खाने के लिए खाना। वो रास्ते पर ही भीख मांगता था। भगवान के नाम पर कुछ दे दो भाई, भगवान के नाम पर दे दो। क्यों भाई, दिखने में तो अच्छे हट्टे कट्टे लग रहे हो, कोई काम क्यों नहीं कर लेते? मुझे काम कौन देगा बाबू? मैं दूंगा कुली का काम, करोगे? जी साहब, जरूर करूंगा। तो फिर चलो, लगता है भूखे हो, पहले खाना खा लो। ऐसा कहकर किरण उसे खाना खिलाता है। संतोष खाना खाने के बाद काम में जाता है। वहाँ एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वहाँ बहुत सारी ईंट छोटी मोटी टुकड़ों में पड़ी हुई थी। उन्हें कुछ लोग ले जाकर दूर फेंक रहे थे। यह देख संतोष एक आदमी से पूछता है, तुम लोग क्यों इन छोटे छोटे ईंट के टुकड़ों को फेंक रहे हो? अरे तो फिर इनका क्या करेंगे, ये कुछ काम में नहीं आती। क्यों नहीं आती? इनसे हम घर बना सकते हैं ना। हा, इन छोटी ईंटों से कैसे घर बनाओगे भाई? एक दिन किरण मजदूरों की तनख्वाह दे रहा था। तब किरण संतोष को एक दिन की ज्यादा तनख्वाह देता है। संतोष अपने पैसे देखकर ज्यादा आए हुए पैसों को देख वापस आता है। बाबूजी, आपने मुझे एक दिन की तनख्वाह ज्यादा दी है। कोई बात नहीं संतोष, रख लो, अच्छे कपड़े खरीद लो। नहीं बापूजी, शुक्रिया, मुझे मेरी तनख्वाह ही काफ़ी है। अगर आप मुझ पर कुछ एहसान करना चाहते हैं तो ये टूटी फूटी ईंटें मुझे दे दो। लेकिन तुम इनका क्या करोगे? उनसे मैं छोटा सा घर बना लूंगा बाबूजी। इनसे? ठीक है, ले जाओ। संतोष हर रोज वहां काम करते हुए शाम के वक्त काम खत्म होने के बाद उन छोटी छोटी ईंट के टुकड़ों को एक जगह पर ले जाकर वहां घर बनाना शुरू करता है। एक दिन वॉचमैन संतोष के घर आकर उसके घर को देखकर आश्चर्यचकित होता है। वो कहता है, क्या संतोष, उन छोटी छोटी ईंट के टुकड़ों से तो तुमने अच्छा घर बना दिया। उस दिन मैंने कहा था पर तुमने यकीन ही नहीं किया। ऊपर से मेरा मजाक उड़ाया। अब देखो मैंने कैसे घर बनाया। हाँ यार, तुमने तो बहुत बढ़िया काम किया। वॉचमैन संतोष के घर को देखकर उसकी तारीफ करता है और साथ ही साथ घर को देखकर उसे ईर्ष्या भी होती है। वो उस रात कंस्ट्रक्शन की जगह पर आकर वहां की ईंटों को एक ट्रक में डालकर दूसरी जगह शिफ्ट कर देता है। अगले दिन सुबह किरण से वॉचमैन कहता है, साहब जी, आपके छोटे छोटे ईंट के टुकड़ों से घर बनने के लिए कहा था उस संतोष से, लेकिन वो हर रात के वक्त आकर ईंट चुरा ले गया और घर बना लिया। अरे वो वैसा इंसान नहीं है, वो बहुत अच्छा है। पहले मैं भी आपके जैसे ही सोचता था, मगर उसका बनाया हुआ घर देखिए और फिर कहिए। क्या सच में इतने जल्दी उसने घर भी बना दिया? चलो देखते हैं। ऐसा कहकर दोनों संतोष के घर के पास जाते हैं और उसका बनाया हुआ घर देखते हैं। अरे वाह, इसने तो बहुत अच्छा घर बनाया है। छोटी छोटी ईंटों से इतना बड़ा घर बनाना असंभव है सर। वो आपको धोखा दे रहा है। अगर यकीन न हो तो आप देखिए, हमारे यहाँ 5 ट्रिप की ईंट गायब है। यह सुनकर किरण सोच में पड़ जाता है और कहता है कि मैं बाद में देखता हूँ, तुम उस पर नजर रखो। किरण सच में संतोष पर शक करता है और एक आदमी को वहां रखता है और संतोष पर नजर रखने के लिए कहता है। वो आदमी संतोष के घर के पास में ही रहते हुए संतोष पर नजर रखता है। संतोष सिर्फ छोटी छोटी ईंट के टुकड़ों से ही घर बना रहा था। वो डिटेक्टिव कहता है, संतोष, ऐसे कब तक छोटी छोटी ईंट के टुकड़ों से घर बनाओगे? हम लोग एक काम करते हैं, तुम 1-2 लोड और मैं 1-2 लोड ईंट लाकर
दोनों घर बना लेते हैं, मैं किसी से नहीं कहूँगा। छी छी, किरण सर बहुत अच्छे इंसान हैं, हम पर बहुत विश्वास रखते हैं। उन जैसे अच्छे इंसान को देख धोखा देने की सोच रहे हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? अगली बार ऐसी बातें मेरे सामने मत करना, वरना मैं तुम्हारे बारे में सर से कह दूंगा। ऐसा कहकर वो डिटेक्टिव को जोर से डांटता है। डिटेक्टिव को संतोष पर विश्वास होता है और वो किरण से सारी बात बोलने जा रहा था कि कंस्ट्रक्शन वर्क के पास वॉचमैन चोरी से ईंटों का लोड ले जा रहा था। यह देख डिटेक्टिव वीडियो निकालकर किरण को बताता है। किरण संतोष की सच्चाई से खुश होकर उसका बाकी का घर पूरा करके देता है और वॉचमैन को पुलिस के हवाले करता है। नीति, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, वह कभी हारती नहीं।